हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 3 मंथ नवंबर का क्लास 10th के लिए जो सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट दिया हुआ है उसके संबंध में। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये पूरा डिटेल किस संबंध में हम ये जो वीडियो जो है आज आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट नंबर 3 है उसका क्या सॉल्यूशन आपको करना है, किस तरह से आपको आंसर लिखना है सामाजिक विज्ञान के लिए कक्षा 10वीं के, उसको हम यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, इससे आप क्या कर पाओगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो देखो इसमें पूरे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस बार असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के लिए दिए हुए हैं। सब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसको आपको नोट करना है बहुत अच्छे से। देखो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में लेकर के आया हूँ। क्या है, कुछ जो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं वो हैंड राइटिंग्स की वजह से कुछ समझ नहीं आता, तो इसको हम लोगों ने थोड़ा मेहनत करके इसको PDF में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर आप लोगों के सामने ये जो आंसर है मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, इसके लिए ये वीडियो को अंत तक देखो, आपको चारों क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। किस तरह से लिखना है वो भी मैं थोड़ा समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना, और जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हो अवश्य हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखो यहाँ पे चारों क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खरीफ, रबी एवं जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित लिखिए बोल रहे हैं। तो आपको खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है और जायद फसल क्या होता है ये बताना है और उनके उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर हम लोगों ने लिया है स्टैंडर्ड आंसर है, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। खरीफ फसल क्या होता है, तो ये जो मानसून से आरंभ होता है, ठीक है, मानसूनी वर्षा पूरे भारत में रहती है, इसलिए खरीफ फसल के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो भूमि यूज़ की जाती है खरीफ फसल के लिए ही की जाती है। ये सब हम लोगों ने इसमें बताया है। और इसमें इसके जो प्रमुख फसल है, तो वहाँ कॉमा लगा लगा के जरूर लिख लेना। धान हो गया, फिर मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, महुआ, तुअर, उड़द, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब इसके एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जो खरीफ फसल के हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिख पाओगे। सेकंड जो दिया हुआ है देखो, रबी फसल। रबी फसल जो होता है क्या होता है, खरीफ फसल के बाद स्टार्ट होता है रबी फसल जो है, और ये जो शीत ऋतु में चलता है। शीत ऋतु में तो ऐसे फसल जो शीत ऋतु या शीत को सह सकते हैं, शीत सहन करने की क्षमता रखते हैं, उस फसल को इस मौसम में लगाया जाता है, जिसे रबी फसल कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि इस समय वर्षा बहुत कम होता है, इसलिए कृषि जो ऐसे कृषि क्षेत्र में इसको लगाया जाता है जहाँ नमी हो या सिंचित करने के कुछ साधन हो। ठीक है, ऐसे जगह पे इस टाइप के फसल को लगाया जाता है। पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आंसर ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, और देखो इसमें जो प्रमुख फसल है वो भी याद रखना, गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, अलसी हो गया, मसूर, चना आदि, ये सब इसके बहुत ही फेमस फसल हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और बात आता है कि जो शीतकाल में कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होती है, तो आप वहाँ धान जो है वो भी ले सकते हो। तो रबी फसल में धान भी एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है, लेकिन सारे जो भूमि है उसमें, सारी कृषि भूमि है उसमें धान नहीं लगाया जाता। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि पानी की उपलब्धता कहाँ ज़्यादा है। ठीक, तो ये इस तरह से आपको लिखना है। देखो पूरा आंसर सटीक आपको लिखना है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा बहुत अच्छे से। और लास्ट यहाँ पे दिया जायद फसल। जायद फसल किसे कहते हैं, तो जायद फसल जो है शीत ऋतु के बाद इसका आगमन होता है, ये इसे गर्म फसल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है आप सिंचाई की पर्याप्त अगर उपलब्धता है, सुविधा है, तब जा करके इस फसल को लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो है इसका हेक्टेयर मतलब इस फसल के लिए भूमि जो है बहुत कम हो जाता है और संकुचित हो जाता है, क्योंकि पानी की व्यवस्था हर जगह नहीं रहती। ठीक है, और इसे जो है आमतौर पर कहाँ लगाया जाता है, तो नदियों के, झीलों के किनारे जो है लगाया जाता है, ताकि आप यहाँ पे जो इस फसल के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ मैंने पूरा डिटेल ये बताया हुआ है। इसके जो प्रमुख फसल हैं ये आप लिख सकते हो, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज, सब्जी आदि। ये इसके कॉमा लगा लेना, बिल्कुल यहाँ पे कॉमा छूट गया है तो कॉमा लगा लेना आप लोग। ठीक है, और ये जो जायद फसल है वो उच्च तापमान सहने वाली फसल होती है। जैसे रबी फसल जो है वो शीत सहन करने की क्षमता रखते हैं, मतलब ठंड में भी वो अच्छे से
परिपक्व हो जाते हैं, इसी प्रकार जो है जायद फसल उसमें उच्च तापमान सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लेना। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये वीडियो देखो, आपको वीडियो रोक करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेना अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक दूसरा जो दिया है, रूस में सन 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए बोल रहा है। तो 1905 से 1940 के बीच कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो लोकतंत्र के विकास को दर्शाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखो 1905 में जो जार शक्ति, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे, लोगों को सरकार की खुलकर आलोचना करने या अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिए गए थे, क्योंकि राज्य जो है, राज्य का विरोध जो है यहाँ की जनता बिल्कुल आसानी से नहीं कर सकते थे। इसलिए जगह जगह क्या बनाए गए, गुप्त संगठन बनाए गए, और ये जो गुप्त रूप से ये संगठित करते थे लोगों को और आंदोलन चलाते थे। तो 1905 में यही स्थिति थी। आगे चल के 1905 में ही जो देखो और भी बता दिया, 1905 में ही रूस के विभिन्न शहरों में मजदूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध और लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए हड़ताल करने चले गए थे। तब 1917 में जो ड्यूमा के मध्यम वर्गीय सदस्यों ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया जो अस्थायी रूप से था। इसे अस्थायी सरकार भी कहा गया, और यह अस्थायी इसलिए था क्योंकि सभी चाहते थे कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा गठित हो, जिसके नियमानुसार स्थायी सरकार बने। लेकिन यह अस्थायी सरकार सोवियत पर पूरी तरह से निर्भर थी, क्योंकि सोवियत वास्तव में हर क्षेत्र पर नियंत्रण रखे थे। ये समझ आ गया। उसके बाद देखो 1940 के समय तक क्या हुआ, तो नियंत्रण रखे थे। वे यह मानते थे कि इस क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग को निभाना है, जिसे देश में लोकतंत्र, भूमि सुधार और शांति लाना है। 1940 में रूस में लोकतंत्र के विकास के लिए सरकार और जनता दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे। प्रारंभ में इसकी गति काफ़ी धीमी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोकतंत्र के विकास की गति बढ़ती गई और इसमें विकास अधिक हुआ। तो इस तरह से आप इसका रूस का जो लोकतंत्र के विकास की समीक्षा जो है इस तरह से कर सकते हो। 1905, फिर एक महत्वपूर्ण है 1917, फिर उसके बाद 1940। इस तरह से आप दर्शा सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो क्रेडिट कार्ड से आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्रेडिट कार्ड से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, और बचत खाता तथा स्थायी जमा खाता में क्या अंतर होता है, आपको बताना है। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, देखो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड कुछ लोगों को कुछ ऐसे लोगों को दिया जाता है जो किसी बैंक के निश्चित जो ट्रांजैक्शन करते हैं किसी बैंक में, है ना, ऐसे लोगों को दिया जाता है। और ये क्रेडिट कार्ड के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे कंडीशन भी बनाए गए हैं आजकल। तो क्रेडिट कार्ड वैसे आम हो गया है ना। पहले कुछ ही खास लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता था। क्रेडिट कार्ड से हमें क्या सुविधा प्राप्त होती है ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से एक सुविधा मिलता है कि हम अपने बैंक खाते में जितना भी राशि हमारे पास जमा है उससे अधिक राशि का हम उपयोग कर सकते हैं। अगर मेरे पास अगर 50,000 जमा है बैंक राशि में, बैंक खाते में, तो मैं 50,000, मुझे ज़रूरत पड़ गया 60,000 का, तो मैं 60,000 रुपये ले सकता हूँ। लेकिन वो जो 10,000 मैंने एक्स्ट्रा लिया उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊँचे ब्याज के साथ, अधिक ब्याज के साथ बैंक खाते में निश्चित समय तक जमा करवाना होता है। अगर नहीं करवाता हूँ तो ब्याज बढ़ते ही जाता है। ये क्रेडिट कार्ड है। और ज़रूरत पड़ने पर क्या करते हैं हम, अपनी जो है कुछ आवश्यकता अनुसार वस्तुएं, जो कुछ महंगी वस्तुएं हैं उसे भी हम एक साथ उसके पैसे ना दे करके ईएमआई के रूप में उसे हम लोग, ये ईएमआई या किस्त के रूप में हम लोग ये क्रेडिट कार्ड की सहायता से उस वस्तु को ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो आवश्यकता पूरी करना तो अच्छी बात है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर सेविंग कर पाना थोड़ा मुश्किल है। क्रेडिट कार्ड जो है इस पर सेविंग नहीं कर सकते, इसमें ब्याज दर बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो जितना आप उपयोग करते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको ब्याज दर देना होता है। क्लियर हुआ। अब ये दो तरह के खाता जो यहाँ पे दिया हुआ है, बचत खाता और स्थायी जमा खाता, इसमें क्या अंतर है। तो देखो बचत खाता जो होता है क्या होता है, खुदरा वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए रखे जाने वाले खातों को बचत खाता कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, आपके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं आप कंटिन्यू जमा करते जाओ, बैंक में खाता खोल लो। और बैंक बचत खाता अगर आपने खोला है तो उसमें जितने भी पैसे, जब भी आपके पास कुछ, कभी 100 रुपये आ रहे तो 100 रुपये जमा करो, 10,000 आ रहे तो 10,000 जमा करो। इस तरह से आप जमा कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं, बचत खाता कहते हैं। ठीक है, इस खाते में जो ब्याज जो तो प्रदान किया तो जाता है, लेकिन इसे सीधा तौर पर धन के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्याज राशि बहुत कम होती है, वो जुड़ते रहता है, बहुत कम रहता है इसमें। ठीक है, और एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राहक अपने अतिरिक्त धन के कुछ हिस्से को अलग रखकर, इस खाते में धन के कुछ हिस्से को अलग रखकर, बाकी को थोड़ा थोड़ा ब्याज रखकर, बाकी को जो है आप रख कर कि इसमें थोड़ा ब्याज भी कमा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे दर्शाया हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ये है कि जो
जमा खाता होता है, बचत खाता होता है, उसमें ब्याज दर काफ़ी कम होती है। अब सेकंड पॉइंट जो दिया है स्थायी जमा खाता, तो इसको हम लोग टेबल के फॉर्म में नहीं बनाया, हम लोगों ने क्या किया, इसको एक पैराग्राफ में लिख लिया ऐसा, इससे अंतर भी स्पष्ट हो रहा है। तो स्थायी जमा खाता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सावधि जमा खाता भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, देखो सावधि जमा खाता में आपके पास अगर पैसे हैं तो उसको फिक्स कर दो, फिक्स सावधि या स्थाई उसको जमा कर दो। हाँ भाई मेरे पास 10,000 है तो मैं 10,000 जमा कर देता हूँ 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ये जो है 7 दिन से चालू होता है जो हमारे पास ये सावधि जमा खाता, स्थाई जमा खाता जिसको कहते हैं। 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक आप जो है सावधि जमा खाता कर सकते हो। तो आप अपने पैसे को एक साथ किसी निश्चित समय के लिए जमा कर सकते हो। यहाँ पे पूरा नोट में लिखा हुआ है, अच्छे से आप देख लेना। इसमें जो ब्याज, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें ब्याज की राशि जो है बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। 4% वार्षिक से लेकर 11% वार्षिक तक इसमें ब्याज जो है मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये बचत खाता था और ये जो सावधि स्थायी जमा खाता है, इन दोनों में ये है कि बचत खाता में ब्याज काफ़ी कम प्राप्त होता है, जबकि स्थायी जमा खाता में ब्याज की दर काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये पॉइंट लिख करके अंतर के रूप में आप समझा सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन समझ आया सभी लोगों को, इसको लिख सकते हो वीडियो को रोक करके, पॉज करके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऋण के लिए शर्त, जैसे ब्याज हो गया, ब्याज दर क्या है, समय क्या है, जमानत क्या है, कि गिरवी क्या है, आदि की आवश्यकता क्यों होती है, इसको प्रत्येक शर्त को हमको समझाना है। तो देखो ब्याज के लिए जो है, अगर आप ब्याज बोलता हूँ, ऋण के लिए जो यहाँ पे बात किया गया ऋण के लिए, तो ऋण के लिए जो ब्याज दर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई पैसा किसी से ले रहे हो तो उसका कितना ब्याज लगेगा, आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये एक निश्चित समय के लिए लगाया जाएगा, और कितने समय में आपको पैसा या धनराशि जो है वापस लौटाना होगा, इसके संबंध में ये दर्शाता है। तो ब्याज दर अगर नहीं होगा तो ऋण देने वालों को या ऋण जो दिया है वो प्राप्त करने वालों को कितना राशि वापस लेना है ये पता ही नहीं चलेगा। तो ब्याज दर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऋण लेने के लिए आवश्यक शर्त में से। तो इसका पूरा मैंने यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हो। इसी प्रकार समय भी फिक्स होना चाहिए कि हाँ भाई जो आपने ब्याज लिया, ऋण लिया है, उसका ब्याज सहित आप वापस कितने समय में लौटाओगे, 5 साल में कि 2 साल में कि 10 साल में, ठीक है। तो ये समय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस प्रकार यहाँ पे ये भी समय के बारे में पूरा डिटेल मैंने लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो। तीसरा जो है जमानत, जमानत क्या होता है, एक जमानतदार होता है कि यूं ही किसी को भी कोई ऋण तो नहीं दे सकता है ना। तो जैसे आपके कॉन्टैक्ट में कोई है, आप के कांटेक्ट में कोई अच्छा आदमी है जो ऋण देता है, आप अपने फ्रेंड को ले गए, भाई इसको ऋण चाहिए बोल के, तो आपके ऊपर भरोसा करके आपको जमानत रख कर वो क्या करेगा, उसको ऋण दे देगा। अगर वो ऋण वापस नहीं लौटाएगा तो आपको जो जमानतदार होता है उसे वो ऋण की राशि जो है लौटानी पड़ती है। इस प्रकार ये जमानत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरवी क्या होता है, तो गिरवी भी, अगर आपके पास देखो कुछ कीमती सामान है और आपको अभी फ़िलहाल कुछ रुपए की आवश्यकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस कीमती सामान को ले करके ऋण देने वाले के पास जा सकते हो। आजकल तो वित्तीय संस्थान भी इस तरह से गिरवी रखकर देते हैं, जैसे यहाँ पे मणप्पुरम जो गोल्ड लोन है, ऐसे गोल्ड लोन बहुत चल रहे हैं। तो सोना को देकर के आप जो लोन ले सकते हो। इस तरह से कीमती सामान, कोई भी कीमती सामान जो है आप गिरवी रख सकते हो, उसको गिरवी कहते हैं। तो उसके एवज में आपको क्या मिलेगा, धनराशि मिलेगा, उस धनराशि का आप उपयोग कर सकते हो। और जब भी आप के पास वो धनराशि हो गया, आप कुछ ब्याज दे करके वो अपना जो गिरवी रखा हुआ सामान वापस ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा मैंने बता दिया गिरवी के रूप में क्या कर सकते हो आप, बैंक डिपॉजिट, घर, खेती, कीमती आभूषण आदि का उपयोग आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट शर्त है ब्याज के लिए, ऋण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये होना ही चाहिए। और इससे क्या होगा, तो ऋण दी गई राशि के वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, बहुत सटीक आंसर आपको लिखना है। इस तरह से मैं कोशिश किया यहाँ पे कि एक सटीक आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। तो आई होप सभी लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल रहा, और इसको देख करके आप आंसर ज़रूर बना लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाकी और भी सब्जेक्ट हैं जिसके आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैथ्स और साइंस के अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये हमारा सोशल साइंस का भी हो गया। और भी सब्जेक्ट हैं जिसके मैं असाइनमेंट अपलोड करूँगा। इसके साथ साथ जो स्टडी रिलेटेड नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उन सब के भी अपडेट मैं यहाँ पर अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते रहूँगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने सारे दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर कर लेना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारे चैनल को शेयर करें। किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसके माध्यम से आप जो है हमारे चैनल को
बिल्कुल शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, खुद सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बेल आइकॉन बिल्कुल दबाना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि बेल आइकॉन दबाते ही आपको फिर हमारी वीडियो से जो भी वीडियो हमारा अपलोड होगा यूट्यूब चैनल पे, वो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन जो है बेल आइकॉन दबाने से ही मिलेगा। तो बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल जो ऑप्शन है उसको ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाकी जो जितने भी और सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट हमारे चैनल में मिल जाएंगे, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।